रात का वक्त था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उसी चुप्पी में ह्यूको ने विकर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मेरे पास एक खुशखबरी है, ह्यूको ने मुस्कुराते हुए कहा। विकर थोड़ा चौंका। उसकी आंखों में सवाल थे, आवाज में हल्की जिज्ञासा। क्या खुशखबरी? दोनों धीरे धीरे हॉलवे में चल रहे थे। ह्यूको की चाल में ठहराव था, पर चेहरा पूरी तरह संतोष से भरा हुआ। तुम्हें सेनेटर नियुक्त किया गया है। ये सुनते ही वाइकोर की आंखें फैल गईं। उसकी सांसें थम गईं, जैसे पल भर को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी नजर जमीन पर टिक गई। होंठ थोड़े कांपने लगे। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। सेनेटर, वो जानता था कि ये ओहदा किसी भी नोबल हाउस के 7 काउंट्स के बराबर होता है और उसके ऊपर सिर्फ ह्यूगो पैट्रियार्क होते हैं। ह्यूगो ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन आंखों में जो चमक थी वो एक बाप का गर्व था। तुम सही सोच रहे हो, ह्यूगो ने कहा। सेनेटर, असल ताकत होता है किसी नोबल हाउस के भीतर। वो थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी उंगलियां ठोड़ी पर चली गई। शायद पूरे 100 साल की फैमिली हिस्ट्री उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। विकोर सबसे कम उम्र का सेनेटर बन चुका था। एक पल घमवाए बिना विकोर ने सीने पर हाथ रखा और सिर झुका ली। ह्यूगो के सामने पूरे सम्मान और आभार के साथ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। ह्यूगो की आंखों में फिर वही गर्व की चमक लौटी, लेकिन वहीं विकोर की नजरें फिर जमीन की ओर चली गईं और अब उनमें हल्की सी उदासी उतर आई। वेंडी, चिवावा, मिनी पिन, उनके चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। सेनेटर बनने का मतलब सिर्फ पावर नहीं था, सबसे बड़ा अधिकार था अपने एडवाइजर्स को खुद चुनना। और वाइकर के मन में कुछ नाम पहले से तय थे। मैंने सुना है कि आजकल पोमेरियन की जिदों से सबको दिक्कत हो रही है। वाइकर की आवाज में संयम था, लेकिन बात गहराई से निकली। ये सुनते ही ह्यूगो की उंगलियां हल्के से कांप गईं। उसकी नजरें दूर कहीं चली गईं। बच्चों को पालना हमेशा एक सफर होता है, उसने धीमे से कहा। पर मेरी पोती पोमेरियन, जो खुशी उसने मुझे दी है, वो इस दुनिया की हर परेशानी से कहीं बड़ी है। विकोर ने ह्यूगो की ओर देखा। उसका मन उलझने लगा। ये वो जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। ह्यूगो अब जमीन की ओर देख रहा था और चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। एक रात जब वो किताब पढ़ रही थी, मैं उसके पास गया। ह्यूगो की आवाज अब थोड़ी धीमी थी, जैसे किसी बीते लम्हे में डूबा। मैंने पूछा, पोती, दादू तुम्हारे साथ खेले? और जवाब मिला, नहीं दादू, मुझे किताब पढ़नी है, आप अकेले खेल लीजिए। ह्यूगो का दिल उस जवाब में कहीं चुप हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही दादा वाली मुस्कान थी और ह्यूगो की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। उसने अपनी छोटी के किनारे लगे रिबन को छुआ, वही रिबन जो पोमेरियन ने उसे बहुत पहले दिया था, शायद तब जब वो उसे दिन में कई बार बुलाया करती, ग्रैंडपा खेलोगे मेरे साथ? अब वो बस अकेले किताबों में गुम रहती थी। ह्यूगो की आवाज हल्की कांपती थी, अब वो मुझे बुलाना भी छोड़ चुकी है। विकर की नजरें धीरे धीरे गंभीर होने लगी और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, ये बात मामूली नहीं है। उसके पिता की ये चिंता सिर्फ एक दादा की नहीं थी, ये उस इंसान की बेचैनी थी जो अपनों से जुड़ाव को धीरे धीरे टूटते देख रहा था। ह्यूगो ने अपनी नाक को हल्के से दबाया, आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उम्मीद करता हूँ उसने किशोरावस्था में कदम ना रख लिया। उसी पल कमरे से एक चीख सुनाई दी, पोमेरियन की। ह्यूगो और विकर दोनों चौंक गए। वाइकोर ने बिना वक्त गवाए खुद को तैयार कर लिया। आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। ह्यूगो ने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो नजरा था उसने दोनों को चौंका दिया। पोमेरियन जमीन पर बैठी थी और उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान थी। वो किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ रही थी, वो बस किताबों के जंगल में खोई हुई थी। उसके चारों तरफ किताबों का ढेर था, जैसे हर किताब में उसकी एक नई दुनिया छुपी हो। उसने ह्यूगो की आवाज सुनी और हैरानी से मुड़ी। ग्रैंडपा? ह्यूगो की सांसें सामान्य हुई, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। क्या मिला ऐसी किताब में जो इतनी एक्साइटेड हो? विकोर बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे किसी अधूरे वक्त की भरपाई हो रही हो। ह्यूगो ने झुककर उसे गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो दौड़कर विकोर से लिपट गई। इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैंने तुम्हें मिस किया। विकोर ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। माफ करना, थोड़ा लेट हो गया, पोमेरियन ने मुस्कुराकर कहा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ह्यूगो वहीं खड़ा रह गया, आंखें गीली, दिल भारी। पोमेरियन ने अचानक एक किताब खोली। उसमें एक तस्वीर थी, एक ट्री की। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं ये चाहती हूँ। विकोर का ध्यान उस तस्वीर पर गया। वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो था ट्री ऑफ स्पिरिट्स। कहते हैं सुप्रीम मास्टर ऑफ डार्क मैजिक। सर्ची मोर्ग ने खुद इस पेड़ को दुश्मनों के समंदर के बीच, ब्लैक माउंटेन्स के नीचे, व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट की रेत में छिपा दिया था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये था माना ट्री, जो किसी विजर्ड के दिल में जड़ें जमाता और मरे हुए लोगों की आत्माओं से निकले कार्मा को खाकर बड़ा होता। लेकिन इसका बीज ऐसे ही नहीं उगता था, इसे चाहिए था मौतें, बहुत सारी मौतें। और जब ये पेड़ फल देता तो उस फल को खाने वाला उन आत्माओं की ताकत हासिल कर लेता जो खाद बन चुकी थी। विकोर की आंखें गहराती चली गई। उसके सामने खुली किताब में जो तस्वीर थी वही था ट्री ऑफ स्पिरिट्स, एक ऐसा पेड़ जो अब तक सिर्फ मिथकों में देखा गया था। वर्ल्ड ऑफ इमेजेस में बसी एक अफवाह जैसा वो सोच में डूब गया। क्या पोमेरियन इतने सारे किताबों के बीच बस इसी चीज को ढूंढ रही थी? उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। मुझे वो पेड़ चाहिए, उसने बहुत नरमी से कहा। विकोर समझ गया था ये सिर्फ एक सनक नहीं थी। पोमेरियन के अंदर ब्लैक मैजिक के लिए एक दुर्लभ
जन्मजात लगाव था। ये अट्रैक्शन किसी नियति जैसा लग रहा था। उसी वक्त हुगो उठ खड़ा हुआ। विकर और पोमेरियन दोनों ने पलट कर उसकी तरफ देखा, पर हुगो का चेहरा अब एकदम बदल चुका था। उसकी आंखों में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर अगर पोमेरियन को ये चाहिए तो तू लेकर आएगा, चाहे कीमत जो भी हो। ये आदेश है, इस मिशन को पूरा करना ही होगा। विकर कुछ पल के लिए थम गया। वो जानता था ये कोई आम बात नहीं थी। ये था आयरन ब्लड सोर्ड परिवार का सीधा आदेश। ट्री ऑफ स्पिरिट्स को पाना अब उसका लक्ष्य था, भले ही वो असंभव क्यों ना हो। और फिर कुछ दिन बाद विकर ब्लैक माउंटेन्स के उस क्षेत्र में पहुंच चुका था जिसे हाइट 207 कहते थे। उसके सामने फैला था एक सुनसान सफेद नमक का रेगिस्तान, और चारों तरफ फैली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था, किताब में लिखा था कि ये पेड़ व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट के अंदर छुपा है, पर असलियत में इसका कोई सबूत नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं। उसके ख्यालों में बस एक शक था, कहीं ये पेड़ भी तो उसी तरह की अफवाह ना हो जैसे बीलजेबूब तलवार थी। विकर ने अपनी तलवार की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में हल्का यकीन लौट आया। अगर वो तलवार असली थी तो शायद ये पेड़ भी हो सकता है। एक लंबी सांस छोड़ी और तभी उसके कपड़ों की तहों में कुछ हरकत हुई। मैडम का ऑफ स्प्रिंग जो साथ आया था अब अंदर ही अंदर उबल रहा था, गुस्से से भरा हुआ। वो अब भी थोड़ा परेशान था और गुस्से में भी। मन में बस एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये छोटा सा माखौल कब तक चलेगा। विकर ने उस नन्ही सी मकड़ी की ओर देखा जो अब भी उसकी बातों से चिढ़ी हुई थी। उसने उसे फिर याद दिलाया, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तेरी उस सडन हरकत ने बाकी सबकी जान खतरे में डाल दी थी, और इसी वजह से इस बार के कंटेम्प्ट फॉर डेथ कॉन्टेस्ट में विकर ने उसे जबरदस्ती रिंग के बैरियर में बंद रखा। मगर मैडम की उस ऑफ स्प्रिंग को ये बात गवारा नहीं थी। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जैसे अब भी उस ह्यूमिलिएशन की आग में जल रही। विकर ने अपनी उंगलियों से गाल को छुआ और एक पल को उस भयानक लड़ाई की याद आंखों में तैर गई। वो लड़ाई जहां स्टूडेंट्स को मैडम स्पाइडर से भिड़ना पड़ा था, और ये सब उसकी ही वजह से शुरू हुआ। उसे खुद पे भी थोड़ा गुस्सा आया, पर अब वो कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी देर बाद वाइकर पहुंचा मलटा, वो सफेद नमक का रेगिस्तान। उसकी नजरें इधर उधर घूमी और उसने देखा कई जानवरों की सड़ती हुई लाशें जमीन पर बिखरी थी। वो झुककर एक लाश के पास गया, और जब उसने जमीन से नमक उठाकर छुआ उसकी हथेली अचानक कमजोर पड़ गई। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी नमी इस नमक ने खींच ली। विकर ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। जैसा सोचा था ये जमीन सच में शरीर की सारी नमी चूस लेती। वो उठा और गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया मलटर के बारे में एक पुरानी कहानी। कहा जाता था ये रेगिस्तान तब बना जब एक दुष्ट देवता के आंसू सूख गए थे, और तब से ये जमीन हर चीज से उसका जल खींच लेती है, और जो भी इसमें घुसता है वो कुछ ही देर में मम्मी बन जाता है। वाइकर की नजर अब भी अपनी हथेली पर टिकी थी। अब समझ आया क्यों कोई आज तक उस ट्री ऑफ स्पिरिट्स तक नहीं पहुंच पाया। उसने चारों ओर पड़ी मरी हुई लाशों को देखा और फिर बुदबुदाया, कोई आम इंसान या मैजिकल बीस्ट इस जमीन पर कदम भी नहीं रख सकता, मर जाएगा। फिर वाइकर ने अपने सिर पर हुड चढ़ाया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चिंगारी थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और अगले ही पल वाइकर ने अपनी खोई हुई नमी को वापस बुला लिया। रिवर स्टिक्स का आशीर्वाद और स्वैम्प मॉन्स्टर की रिजेनरेटिव ताकत अब उसके पास थी। वाइकर अब सॉल्ट डिजर्ट की ओर बढ़ चला, सीधा उस रहस्यमयी ट्री ऑफ स्पिरिट्स की खोज में। घंटों बीत चुके थे, लगभग 2 घंटे हो गए थे उसे चलते हुए। तभी एक अजीब सी सनसनाहट उसके बाएं घुटने में उठी। विकर रुक गया। उसने अपना हुड ठीक किया, और अब उसकी आंखों में अलर्ट का लाल इशारा था। ये किताब की जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। उसे एहसास हुआ कि शायद वो एक बड़ी गलती कर चुका है, और तभी उसकी नजर कुछ पर टिक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अचानक जमीन कांप उठी। विकर के सामने एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ, एक तेज और धूल भरी सैंडस्टॉर्म। उसने फौरन अपनी आंखें मिचका ली और होंठ भींचते हुए गुस्से से बुदबुदाया, ये तूफान अचानक कहां से आ गया? मुझे इसकी आहट तक नहीं लगी। उसने एक पल सोचा, फिर एक तरफ हटने की कोशिश की ताकि इस तूफान की सीधी राह से खुद को बचा सके, लेकिन उसकी कैलकुलेशन फेल हो चुकी थी। तूफान धीरे धीरे उसी की तरफ खींचता चला आ रहा था। चेहरे पर एक दृढ़ता उभरी। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी कमीज के अंदर छुपी उस नन्ही सी मकड़ी से कहा, बाहर मत आना जब तक मैं न कहूं, ये बहुत खतरनाक है। डर से कांपती उस छोटी सी स्पाइडर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके कपड़ों के अंदर दुबक गई। विकर ने अपनी तलवार निकाली बेल्ज़ेबब, और उसमें अपने अंदर की पूरी माना भर दी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में सिर्फ एक चीज झलक रही, अगर इस तूफान से मिटना नहीं है तो इसे उससे भी बड़ी ताकत से काटना होगा। उसने आंखें बंद की, सांस को रोका, और बास्करविल 7th टेक्निक एक्टिवेट। एक जोरदार झटका देते हुए विकर ने अपनी तलवार झुका दी, और एक क्रूर स्लैशिंग वेव तूफान की ओर बढ़ चली। हवा अब और ज्यादा तंग होती जा रही थी। जैसे ही वो स्लैश स्टॉर्म की ओर बढ़ा, विकोर ने दांत भींच ली। धूल के तेज कण अब उसकी स्किन चीरने लगे थे। उसके चेहरे से खून की पतली लकीरें बहने लगी। कपड़ों के अंदर से नन्ही मकड़ी ने झांक कर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ थी। क्या विकोर ठीक है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक भावना थी, डर। और फिर विकोर की तलवार की वो अद्भुत स्ट्राइक काम कर गई। वो बवंडर जो अभी तक सब कुछ निगलने पर तुला था, धीरे धीरे बिखरने लगा। धूल बैठने लगी। विकोर के चेहरे पर पड़े चश्मे की कांच टूटकर जमीन पर गिरी। उसने जबड़े कस ली। गुस्से से उसकी सांसें भारी हो चुकी। ट्री ऑफ स्पिरिट्स अभी तक देखा भी नहीं, और ये कैसी वेलकम मिल रही है वो समझ ही नहीं पा रहा था
कि रिएक्ट कैसे करे। पीछे से छोटी सी मकड़ी अब भी कांप रही थी। वाइकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें अब थोड़ी शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है, बाहर आ सकती है। ऐसे क्यों कांप रही है? लेकिन वो अब भी डरी हुई थी। वाइकर की नजर अचानक किसी और चीज पर टिक गई। वो पलटा और एक भयानक चीज देखी। कुछ ही दूरी पर एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। उसके दांत नुकीले थे, आंखें डरावनी। विकोर की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक झटके में खड़ा हो गया, अलर्ट, चौंका हुआ और कंफ्यूज्ड। ये क्या है? ये कहाँ आ गया हूँ मैं? उसके पीछे फिर से वो छोटी मकड़ी डर से उसके कपड़ों में छुप गई। और फिर वाइकर ने देखा उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय पेड़। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी, वो पेड़ किसी जमीन पर नहीं था। विकर और वो मकड़ी एक मरे हुए मॉन्स्टर के मुंह के अंदर खड़े, चारों ओर सड़ती लाश, तेज गंध, और वो पेड़ एकदम अननेचुरल लग रहा था। विकोर के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज थी, हैरानी और डर का मेल। ये जगह आखिर है क्या?